हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे झारखंड का प्राचीन इतिहास। ये डीएसपी की पाठशाला बुक में ही ये सारा पॉइंट दिया हुआ है। इस बुक में जितने भी पॉइंट दिए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, सारे एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। ये बुक काफ़ी अच्छा है। आप लोग अगर किसी के पास ये बुक नहीं है तो आप मेरे माध्यम से इस बुक को कवर कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए और बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और जो पढ़े हैं उसी का बार बार रिवीजन कीजिए, पूरा बुक कवर हो जाएगा। तो आज जो हम लोग जानेंगे वो झारखंड का प्राचीन इतिहास है कि किस स्रोत में किस नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और अभी झारखंड में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें ये सब क्वेश्चन इसमें जानेंगे। स्रोत और नामकरण, किस स्रोत में झारखंड का नाम किस नाम से संबोधित किया है वो जानेंगे। तो सबसे पहले ऐत्री ब्राह्मण में जो झारखंड का नाम है उसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, तो पुंड्र या पुंड के नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है। वायु पुराण में झारखंड को मुरुंड के नाम से संबोधित किया गया है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्तुति में झारखंड को मुरुंड के नाम से संबोधित किया गया है। विष्णु पुराण में मुंड के नाम से संबोधित किया गया है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश के नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है। महाभारत में पुंडरीक देश या फिर पशु भूमि के नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंग देश के नाम से संबोधित किया गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। सबसे पहले जो झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया वो किस सदी में, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। उसके बाद तारीख ए बांग्ला में झारखंड को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। सियार उल मुत खरीन में झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। कबीर और जायसी द्वारा झारखंड को झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। अकबरनामा में झारखंड को कोकरा के नाम से संबोधित किया गया है। आईने अकबरी में झारखंड को खंखारा के नाम से संबोधित किया गया है। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें झारखंड को कुकुड़ या फिर कुकुड़ देश के नाम से संबोधित किया गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो कुकुट या फिर कुकुड़ देश। टोलमी द्वारा झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किया गया है। फाहियान द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया है, कुटकुट लाड के नाम से संबोधित किया गया है। हेंगसांग द्वारा किलोना सुफालाना कर्ण स्वर्ण के नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है। मुगल काल में झारखंड को खुखरा या फिर कुकरा के नाम से संबोधित किया गया है। तुजुक ए जहांगीर में झारखंड को खोखरा के नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से, झारखंड को खोखरा के नाम से संबोधित किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से, छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जितने भी स्रोत में किस नाम से संबोधित किया गया है इससे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अगर आपको इस तरह याद नहीं होता तो आप इसको कहीं भी एक पेज में लिख के कहीं पे दीवार में चिपका दीजिएगा। अगर पर डे ऐसे भी देख लीजिएगा तो वो आपको याद हो जाएगा। तो क्षत्रिय वंश में पहले पढ़ेंगे मुंडा राजवंश। किस राजवंश के बारे में, तो मुंडा राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईसा पूर्व माना जाता है। कब से माना जाता है, तो 600 ईसा पूर्व।
तो कब से माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। आरंभ में मुंडा जनजाति को स्थानीय जनजाति जैसे असुर, बिरहोर, बिरजिया से संघर्ष करना पड़ा। इनको जो शुरुआती चरण में असुर, बिरहोर और बिरजिया से संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष में सफल होने के बाद मुंडाओं ने अपनी जनजाति शासन पद्धति को जन्म दिया। इनके साथ संघर्ष करने के बाद जब इस संघर्ष में वो सफल हो गए तो मुंडाओं ने अपनी जनजाति शासन पद्धति को जन्म दिया, जिसे खुटकटी प्रथा या परहा पंचायत कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? खुटकटी प्रथा या फिर परहा पंचायत कहा जाता है। मुंडा झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। ये पॉइंट से क्वेश्चन बनता ही है। ये जो मुंडा थे वो झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष, मुंडा जनजाति के जो प्रसिद्ध आदि पुरुष थे वो कौन थे? ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। अपने द्वारा जो राज्य स्थापित किया उसका नाम सुतिया नागखंड रखा और इस राज्य का जो प्रथम राजा था वो कौन था? सुतियापाहन। इस राज्य का जो प्रथम राजा नियुक्त किया गया वो सुतियापाहन को नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, सुतियापाहन का राज्य 7 गढ़ एवं 21 परगना में विभाजित था। ये सुतियापाहन जो राजा थे उनका जो राज्य था वो 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित थे। गढ़ का नाम देख लीजिए। 7 गढ़ कौन था? लोहगढ़ था, जिसका आधुनिक नाम हो गया लोहरदग्गा। पलामूगढ़ आधुनिक नाम हो गया पलामू। सिंहगढ़ तो आधुनिक नाम हो गया सिंहभूम। मानगढ़ तो आधुनिक नाम हो गया मानभूम धनबाद। सुरगुजागढ़ जिसका आधुनिक नाम हो गया सुरगुजा जिला, ये छत्तीसगढ़ में है। केसलगढ़ जो ये केसलगढ़ आधुनिक नाम भी है। हजारीबाग इसका भी आधुनिक नाम हजारीबाग है। ये सुतियापाहन का जो 7 राज्य गढ़ थे और 21 परगना में विभाजित थे, तो ये 7 गढ़ का नाम है और इसका आधुनिक नाम है। आधुनिक किस नाम से है वो भी दिया हुआ है। अब देखेंगे सुतियापाहन के उत्तराधिकारी राजा मंदरा मुंडा हुए। ये जो सुतियापाहन थे उनका जो उत्तराधिकारी राजा थे वो कौन थे? मदरा मुंडा, जिसे मुंडा राजवंश का अंतिम राजा भी कहा जाता है। ये जो मदरा मुंडा है इसको मुंडा राजवंश का अंतिम राजा भी कहा जाता है। और मदरा मुंडा का कोई अपना प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था और इनका जो कोई अपना प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था, इन्होंने ही फनी मुकुट राय को गोद लिया था। तो फनी मुकुट राय जो नागवंश के थे उनको किसने गोद लिया था? तो मदरा मुंडा ने गोद लिया था। और फनी मुकुट राय द्वारा स्थापित जो राज है वो नागवंश राज का है। और फनी मुकुट राय द्वारा जो स्थापित राज्य किया गया उस राज्य को क्या कहा गया? नागवंश राज्य। तो अब हम लोग जानेंगे नागवंश के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे फनी मुकुट राय। तो नागवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? फनी मुकुट राय। कौन थे? फनी मुकुट राय थे, जिन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 64 ईस्वी प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की। इन्होंने 64 ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना की तथा सुतियम्बे को राजधानी बनाया। इनकी जो राजधानी जो थी वो कहाँ थी? सुतियम्बे इनकी राजधानी थी। इनका विवाह पंचित राज्य के गोवंशी क्षेत्रियों के यहाँ हुआ तथा पंचित राज्य की सहायता से ही इन्होंने क्योंझर राज्य को पराजित कर अपने अधीन किया। तो इनका जो विवाह हुआ वो पंचित राज्य के गोवंशी क्षेत्रियों में हुआ और पंचित राज्य की सहायता से ही इन्होंने क्योंझर राज्य को पराजित कर अपने अधीन में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अपने शासन काल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए निमंत्रित किया
तथा बनारस से आए भवराव श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। इन्होंने मतलब अपने शासन काल में बाहरी लोगों को आने के लिए, झारखंड क्षेत्र में आने के लिए निमंत्रण किए, और जो बनारस से भवराव श्रीवास्तव आए थे, इनको वो अपना दीवान नियुक्त किए। इस कारण झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदन मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ है। फणी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया। इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? तो सुतियाम्बे में। अब नेक्स्ट पॉइंट, नागवंश का स्थापना काल। तो नागवंशी आदि के अनुसार कली संवत 3165 तदनुसार 121 विक्रमाशब्द आने 64 ईस्वी में यहाँ नागवंशियों का प्रवेश हुआ। सन 1844 में द्रीनाथ सहदेव द्वारा दिए गए उल्लिखित कुर्सीनामा के अनुसार पीढ़ी चल रही थी और शासन अवधि के 1704 वर्ष बीत रहे थे। अतः नागवंशी राजाओं का राज्यारंभ 1844 से 1704 तक चला, मतलब 140 संवत यानी 83 ईस्वी में हुआ। इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसमें इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो मैं इसी को शॉर्ट में पढ़ के निकलती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार फणी मुकुट राय 19 वर्ष की अवस्था में राजा बने। ये कितने वर्ष में राजा बने फणी मुकुट राय? तो 19 वर्ष में राजा बने, अर्थात ऐसे में उनका जन्म 64 ईस्वी सन में हुआ। इनका जो जन्म माना जाता है वो 64 ईस्वी सन में हुआ, और इसी कारण कई पुस्तकों में नागवंश की स्थापना का 64 ईस्वी सन प्रथम सदी को दर्शाया गया, और इसी के कारण नागवंश की जो स्थापना का वर्ष बताता है वो कितना बताता है? तो 64 ईस्वी को 64 ईस्वी बताता है। अब जाने फिर नेक्स्ट पॉइंट, राजधानी। किस नागवंश राजा के कहाँ राजधानी थी वो जानेंगे, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, खासकर जेपीएससी वाले एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फणी मुकुट राय का जो राजधानी था वो कहाँ था? सुतियाम्बे में। प्रताप राय का जो राजधानी था वो चुटिया था। भीमकर्ण का जो राजधानी था वो खुखरा था। दुर्जन शाह का जो राजधानी था वो कहाँ था? दोईसा था। एनिस शाह का जो राजधानी था वो सतरंजी था। कहाँ था? सतरंजी। यदुनाथ शाह का जो राजधानी था वो पालकोट था। जगन्नाथ सहदेव का जो राजधानी था वो पालकोट भोरान था, और उदयनाथ सहदेव का जो राजधानी था वो क्या था? रातूगढ़। तो इसमें कुछ नागवंशी राजाओं की राजधानी था, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे पलामू का रक्सेल वंश। पलामू में स्थापित होने वाला यह पहला राजवंश था। तो पलामू में स्थापित होने वाला पहला वंश राजवंश कौन था? तो रक्सेल था। रक्सेल खुद को राजपूत कहते थे। ये जो रक्सेल थे वो खुद को राजपूत कहते थे, और इसकी 2 शाखाएं थी। इसकी कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं, एक देवगन, दूसरा कुंडेलवा। कौन था? कुंडेलवा। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी राजनीतिक गतिविधि का केंद्र पलामू से ज्यादा वर्तमान छत्तीसगढ़ का सुरगुजा क्षेत्र था। इनका जो पलामू जो केंद्र था उससे ज्यादा वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ का सुरगुजा क्षेत्र था वहां था। रक्सेलों के समय कोरवा, गोंड तथा खरवाड़ जनजातियों की बहुलता थी। रक्सेलों के समय कोरवा, गोंड और खरवाड़ जनजातियों की बहुलता थी, जिसमें सर्वाधिक संख्या खरवारों की थी, और इस सब में सबसे ज्यादा जो जनजाति की संख्या थी वो किसकी थी? खरवारों की। इस समय के खरवाड़ राजा का नाम प्रताप धवल मिलता है। उस समय जो खरवाड़ के राजा थे उनका नाम है प्रताप धवल, और 16वीं सदी में चेरो राजाओं ने रक्सेलों को पराजित कर दिया और पलामू क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। 16वीं सदी में चेरो राजाओं ने किसको पराजित किया? तो रक्सेलों को पराजित कर दिया और पलामू क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। अब जानेंगे पलामू का चेरो वंश।
तो चेरो वंश का उदय मुख्य रूप से प्लामू क्षेत्र में हुआ। ये जो चेरो वंश का उदय हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो प्लामू क्षेत्र में हुआ। इन्होंने रक्सेल वंश को पराजित कर इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व कायम किया। ये जो चेरो वंश थे इन्होंने रक्सेल वंश को पराजित कर इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम किया। और चेरो राजवंश का इतिहास मुगलों के इस्लामीकरण के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के रूप में देखा जाता है। और आधुनिक प्लामू के निर्माता होने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो चेरो वंश को आधुनिक प्लामू के निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। इस राजवंश के प्रमुख राजा निम्न हुए। तो इस वंश के राजा कौन कौन हुए? तो भागवत राय। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भागवत राय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भागवत राय का जो संबंध है वो चेरो वंश से है। तो इन्होंने पलामू में चेरो वंश की स्थापना की। तो चेरो वंश की पलामू में ये जो भागवत राय थे इन्होंने पलामू में चेरो वंश की स्थापना की। महारथ चेरे इनके शासनकाल में सिरसा के सेनापति खवास खां ने चेरो के ऊपर आक्रमण किया और चेरो राजाओं को पराजित कर इनका सुप्रसिद्ध सफेद हाथी श्याम सुंदर अपने साथ ले गया। ये जो इनके शासनकाल में शेरशाह का जो सेनापति खवास खां था इन्होंने चेरो के ऊपर आक्रमण किया और चेरो राजाओं को पराजित कर उनका जो सुप्रसिद्ध हाथी था और हाथी का नाम क्या था? तो श्याम सुंदर, उसको अपने साथ ले गया। अब जानेंगे अनंत राय। इनके समय जहांगीर के सेनापति अफजल खान ने चेरो राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। सहबल राय इनके शासनकाल में चेरो वंश का व्यापक विस्तार हुआ और चेरो राज्य सड़क ए आजम के साथ हजारीबाग के चौपारण तक विस्तृत हो गया। सहबल राय को बाद में गिरफ्तार कर शेर के पिंजड़े में बंद कर दिया गया जहां उन्हें दर्दनाक मौत मिली। तो किसको मिली? तो ये अनंत राय को। अब जानेंगे प्रताप राय। चेरो वंश का जो सबसे प्रतापी राजा माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो प्रताप राय को। ये चेरो वंश के शक्तिशाली राजाओं में से एक है। तो कौन? ये प्रताप राय। ये शाहजहां के समकालीन थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रताप राय किस मुगल वंशी शासनकाल के समय के थे? तो ये शाहजहां के समकालीन के थे। इन्होंने पुराना पलामू किला का निर्माण कराया। जो पुराना पलामू किला है उसका निर्माण प्रताप राय ने कराया है। 1642 ईस्वी में प्रताप राय को मुगल सूबेदार सजता खां ने पराजित कर 80,000 रुपये लगान वसूला। कितना लगान वसूला? तो 80,000। परंतु 1644 ईस्वी में इनकी मुगलों से संधि हो गई। फिर इन्होंने 1644 ईस्वी में ये मुगल के साथ संधि कर लिए और प्रताप राय को 1,000 मनसब प्रदान किया गया और इनको 1,000 मनसब दिया गया तथा बदले में प्रताप राय ने मुगलों को 1 करोड़ दाम की वार्षिक रकम देना स्वीकार किया। और इसके बदले में प्रताप राय ने मुगलों को 1 करोड़ दाम देने की वार्षिक रकम देना स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट, तेज राय। ये शाहजहां के समकालीन थे। शाहजहां के सेनापति शाइस्ता खां ने इन्हें पराजित किया। इनको जो तेज राय को पराजित किया वो किसने किया? शाइस्ता खां ने इनको पराजित किया। अब जानेंगे मेदिनी राय। मेदिनी राय ये चेरो वंश के महानतम राजा हुए। कौन? तो मेदिनी राय। इनका जो शासनकाल था वो 1658 से 1674 ईस्वी तक था। ये औरंगजेब के समकालीन थे। इनका जो समय था वो औरंगजेब के समकालीन के समय थे। कौन? तो मेदिनी राय। इन्होंने नया पलामू किला का निर्माण कराया। इन्होंने कौन सा किला बनवाया था? तो नया पलामू किला बनवाए। इनका शासनकाल चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनके काल में चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। साथ ही मेदिनी राय को न्यासी राजा भी कहते थे। मेदिनी राय को कौन सा राजा कहा जाता था? तो न्यासी राजा भी
कहा जाता था। मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय उनकी राजधानी दोईसा पर भी आक्रमण किया। इन्होंने मेदिनी राय ने नागवंशी राजा जो रघुनाथ थे उनके समय उनकी राजधानी दोईसा पर आक्रमण किया तथा रवनतनगढ़ का विशाल प्रसिद्ध दरवाजा उखाड़कर अपने पलामू के किले में लगवाया और वहां से नवरत्नगढ़ का जो विशाल प्रसिद्ध दरवाजा था उसको उखाड़ के अपने पलामू के किले में लगवाया। जिसे वर्तमान में नागपुर दरवाजा कहा जाता है। जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागपुर दरवाजा कहा जाता है। इनके शासन काल में पलामू आर्थिक संपन्नता से युक्त था। इनका जब शासन काल चल रहा था उस टाइम पलामू आर्थिक संपन्न से पूर्ण था। पलामू में पशुपालन के विकास के कारण एक कहावत प्रचलित हुई, धनी धनी राजा मेधनिया, घरे घरे बाजे मथनिया। 1660 ईस्वी में औरंगजेब सेनापति दाऊद खां मेदिनी राय को पराजित किया। 1660 में औरंगजेब की जो सेनापति दाऊद खां थे इन्होंने मेदिनी राय को पराजित किया, जिसके बाद मेदिनी राय सुरगुजा भाग गए। उसके बाद मेदिनी राय कहाँ भाग गए? तो सुरगुजा भाग गए। जबकि दाऊद खां पलामू के दोनों किले पर अधिकार कर पुराने किले में 1662 में एक मस्जिद का निर्माण किया। दाऊद खां ने पलामू के दोनों किलों पर आक्रमण कर लिए और 1662 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। मेदिनी राय मुगलों के व्यापक दबाव के बावजूद इस्लाम धर्म ग्रहण करने से इनकार कर दिया। इनके ऊपर बहुत सा दबाव डाला गया इस्लाम धर्म को ग्रहण करने के लिए, पर ये इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किए। और जब औरंगजेब को पलामू फौजदार मनकली खां 1666 में वापस लौट गया तो इन्होंने पलामू पर पुनः अधिकार कर लिया। जब वो औरंगजेब का पलामू फौजदार मनकली खां थे वो जब वापस लौट गए तो इन्होंने फिर पलामू पर पुनः अधिकार कर लिया। इस अभियान के दौरान जब कुंडा के राजा चून राय ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो चेरो राजाओं ने उनकी भी हत्या कर दी। ये जो चून राय थे वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए तो चेरो राजाओं ने उनकी हत्या कर दी। अब जानेंगे हम लोग साहब राय। तो मुगल कालीन पुस्तक आलमगीर नामा तथा पदशाहनामा के अनुसार 1660 में औरंगा का युद्ध औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया था? तो दाऊद खां और साहब राय के बीच लड़ा गया, जिसमें साहब राय पराजित हुए और जंगलों में शरण ले लिया। ये पराजित हो गए युद्ध में और जंगल भाग गए। अब जानेंगे रंजीत राय। इन्होंने मुगल सूबेदार इब्राहिम खां से 1,40,000 वार्षिक कर के बदले पलामू की गद्दी पर बिठाया। कितना? तो 1,40,000 वार्षिक कर के बदले पलामू की गद्दी पर बैठाया, किंतु इनके चचेरे भाई जय किशन ने इन्हें पदच्युत कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे जय किशन राय। जय किशन राय ने रामगढ़ राजा दलील सिंह के साथ मिलकर नागवंशियों से टोरी का क्षेत्र जीत लिया। किस क्षेत्र जीत लिया था? तो नागवंशियों का टोरी क्षेत्र जीत लिया। परंतु दलील सिंह द्वारा रंजीत राय के परिवार को संरक्षण देने के कारण जय किशन ने रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें दलील सिंह फिर मारे गए। अब जानेंगे धनबाद मानभूम का मानवंश। हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख से मानभूम राजवंश का इतिहास मिलना आरंभ होता है। ये मानभूम राजवंश का इतिहास मिलना कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हजारीबाग में जो प्राप्त हुआ है दूध पानी शिलालेख, वहाँ से मानभूम राजवंश का इतिहास मिलना आरंभ होता है। फिर 14वीं शती में धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से इनकी पुष्टि होती है। फिर धनबाद में कवि गंगाधर द्वारा जो लिखा गया है गोविंदपुर शिलालेख, उससे इसकी पुष्टि होती है। इन अभिलेखों के अनुसार राजवंश मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ। इनके अनुसार ये जो मान राजवंश है वो मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ है।
जनजाति की महिलाओं पर घोर अत्याचार किया। ये जो वंश थे इन्होंने सबर जनजाति की महिलाओं पर घोर अत्याचार किया। परिणामतः सबर जनजाति के लोग मानभूम छोड़कर पंचित क्षेत्र में चले गए। तो वहाँ के जो सबर जनजाति के लोग थे वो मानभूम छोड़कर कहाँ चले गए, तो पंचित क्षेत्र चले गए। मानभूम राजाओं के काल में ही 10वीं सदी में भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया। तो भूमि स्वराज आंदोलन कब चलाया गया, तो मानभूम राजाओं के काल में ही 10वीं सदी में। अब जानेंगे धनबाद का पंचित राज्य। मानभूम अर्थात मानभूम किसको, तो धनबाद का यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ये जो मानभूम है वो धनबाद का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के राजा का राज चिन्ह कपिला गाय का पूछ। वहाँ का जो राजा था वहाँ का राज चिन्ह क्या था, तो कपिला गाय का पूछ अर्थात चंवर था। साथ ही यहाँ के राजा गोमुखी राजा कहलाते थे। कहाँ के राजा गोमुखी राजा कहलाते हैं, तो पंचित राज्य के राजा गोमुखी राजा कहलाते हैं। ये क्वेश्चन सेट में आया था। आप लोग अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो फिर बनाइएगा, तब पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। मध्यकाल में पंचित राजा वीर नारायण सिंह को मुगलों द्वारा पराजित कर दिया गया। मध्यकाल में पंचित राजा वीर नारायण सिंह को मुगलों द्वारा पराजित कर दिया गया। मुगलों के कर वृद्धि और शोषण के कारण पंचित राजाओं ने अधिक दुर्गम और सुरक्षित स्थान के तौर पर झालदा में अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने फिर अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो झालदा में अपनी राजधानी बनाई। अब जानेंगे सिंहभूम का ढाल वंश। तो ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सिंहभूम के ढाल भूम क्षेत्र में ढाल वंश का शासन था और यहाँ व्यापक रूप से नरबलि का प्रचलन था। तो नरबलि का जो प्रचलन था वो कहाँ था, तो ढाल भूम क्षेत्र में ढाल वंश में नरबलि का प्रचलन था। अब जानेंगे सिंहभूम का सिंह वंश। अब जानेंगे सिंहभूम का सिंह वंश। सिंहभूम के नामकरण के पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। पहला है हो जनजाति के अनुसार हो समुदाय के प्रमुख देवता कौन है, तो हो समुदाय का जो प्रमुख देवता होता है वो सिंहबोंगा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम रखा गया है। दूसरा है सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार इस क्षेत्र में सिंह वंश के 2 शाखाओं ने शासन किया, जिसके आधार पर इस क्षेत्र को सिंहभूम कहा जाता है। इस वंश के शासक राजस्थान के राठौर राजपूत के वंशज थे। यहाँ के जो वंश के शासक थे वो राजस्थान के राठौर राजपूतों के वंशज थे। नेक्स्ट जानेंगे सिंह वंश प्रथम शाखा। सिंह वंश का प्रथम शाखा, इसकी स्थापना 8वीं सदी में हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8वीं सदी में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे सिंह वंश का प्रथम शाखा की जो संस्थापक थे वो काशीनाथ सिंह थे। कौन थे, तो काशीनाथ सिंह थे। इस राजवंश में कुल 13 राजाओं ने शासन किया। सिंह वंश का जो प्रथम शाखा था तो उस वंश में टोटल तो कुल 13 राजाओं ने शासन किया। आरंभ में ये छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु बाद में स्वतंत्र सत्ता चलाने लगे। शुरू में ये छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं के अधीन थे, मगर बाद में ये अपना स्वतंत्र सत्ता चलाने लगे। नेक्स्ट जानेंगे सिंह वंश की दूसरी शाखा। इस वंश की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह के द्वारा की गई। सिंह वंश की जो दूसरी शाखा है उसकी स्थापना 1205 में दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया। इसके पश्चात इस वंश में युधिष्ठिर, कांसीराम सिंह, अच्युत सिंह और जगन्नाथ सिंह जैसे कई राजा हुए। इसमें ये सारे राजा हुए, जिसमें कांसीराम सिंह ने पुरहाट को राजधानी केंद्र के रूप में विकसित किया। ये जो कांसीराम थे इन्होंने पुरहाट को राजधानी केंद्र के रूप में विकसित किया। इन्होंने पूरी देवी को सिंह वंश की कुल देवी के रूप में स्थापित किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना था। पूरी देवी को सिंह वंश की कुल देवी में स्थापित किया तो किसने, तो कांसीराम सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट, अर्जुन सिंह प्रथम को बनारस से तीर्थ यात्रा कर
लौटते समय इन्हें बंदी बनाकर कटक ओडिशा ले गए, परंतु बाद में उन्हें छोड़ दिए। इनको बनारस से तीर्थ कर लौटते समय बंदी बनाकर ओडिशा ले गए, परंतु वहां से बाद में इनको छोड़ दिया गया। तीसरा पॉइंट है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय के काल में इनके अत्याचारों से तंग आकर भूया जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। इनके द्वारा जो अत्याचार किया गया तो भूया जनजाति के लोग ने विद्रोह किया। अब जानेंगे रामगढ़ राज्य। तो रामगढ़ राज्य की जो स्थापना की गई है वो बागदेव सिंह द्वारा 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई। बागदेव सिंह आरंभ में नागवंशी शासकों के अधीन थे। ये जो बागदेव सिंह थे वो पहले नागवंशी शासकों के अधीन थे, परंतु बाद में नागवंशी राजाओं से मतभेद होने पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। फिर बाद में नागवंशी राजाओं से मतभेद हो गया, फिर इन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस वंश के राजाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए समय समय पर 6 राजधानी केंद्रों को विकसित किया। ये अपने राज्य की सुरक्षा के लिए समय समय पर 6 राजधानी केंद्रों को विकसित किया। इनकी प्रथम जो राजधानी सिसिया और अंतिम राजधानी पद्मा थी। आप इसमें देख सकते हैं कि इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ कहाँ थी। तो पहला सिसिया, ये बागदेव सिंह द्वारा किया गया था। दूसरा उर्दा था, ये भी बागदेव सिंह के द्वारा किया गया। तीसरा बादाम था, ये हेमंत सिंह के द्वारा किया गया। चौथा रामगढ़ था जो कि दलेल सिंह के द्वारा किया गया। पांचवा इच्चाक था जो तेज सिंह के द्वारा किया गया। छठा पद्मा है जो ब्रह्मदेव नारायण के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे खड़गडिहा राजवंश। तो इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हजारीबाग क्षेत्र में हंसराज देव ने किया था। इसकी स्थापना हजारीबाग क्षेत्र में किसने किए थे? तो हंसराज देव ने किया था। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे। ये जो हंसराज देव थे वो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और इन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध में स्थापित किए। हंसराज देव हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित कर खड़गडिहा राज्य स्थापित किया। इन्होंने हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित किया और वहां पे खड़गडिहा राज्य की स्थापना की। अन्य राजवंश है कुंडा रियासत, यह हजारीबाग में स्थित था। सोनपुरा रियासत यह पलामू में स्थित था। सोनपुरा रियासत कहाँ था? तो ये पलामू में स्थित था। ये झारखंड का प्राचीन इतिहास का कुछ पॉइंट था जो कि इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वीडियो आएगा झारखंड का मध्यकालीन इतिहास, उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स से क्वेश्चन बनते हैं और ये सब आप लोग के लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरह का पॉइंट में पढ़ेंगे उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको 100% चांस है कि आप उसका आंसर सही कर पाएंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।